सीटेट की मैथ्स प्राइमरी और जूनियर दोनों सेक्शन प्रतिदिन की 7 बजे सुबह आपको 10 क्वेश्चन का सेट मिलता है, जो कि प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कोशिश करी है कि हम सब्जेक्टिव नेचर्स के भी क्वेश्चंस रखें और साथ साथ पेडागॉजी बेस भी रखें, शिक्षण के भी प्रश्न आप सॉल्व करें। दोनों स्टैंडर्ड के लोग के लिए इंपॉर्टेंट है सेशंस। आप हर प्रश्न को नेचर वाइज मैच कराइए तो आपको सीटेट की फीलिंग भी आएगी। जैसा पैटर्न पिछले परीक्षाओं में पूछा गया उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे सेट किया गया है। पेडागॉजिकल स्टाइल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप फेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर हम पूरे सेशन को इन तक शुरू से लेकर के हम देखते हैं और रेगुलर बिहाफ पे देखते हैं, समझते हैं, उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लाते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। रिवाइज करते चलिए और हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलते दिखेंगे तो जाहिर सी बात कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है हम डायरेक्ट आंसर कराएं, हो सकता है थोड़ी सी न्यूमेरिकल करने के बाद भी आंसर को हम लोग कर सकें। हाँ, कम्युनिकेट जरूर रहिए, आप लोग अपनी रिस्पांस अपनी फीडबैक जरूर देते रहें, जिसके माध्यम से हम आगे कुछ और भी आपके लिए प्लान कर सकें। आगे की परीक्षा जब आप देख रहे होने वाली है तो हम निश्चित तौर पर आपको रिलेट करेंगे और अच्छे और सेशंस हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए हम पहले क्वेश्चन से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आइए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप पहला क्वेश्चन देखिए तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट छोटे से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे बहुत बड़े लॉजिक की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसा है कि कंफ्यूज करता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है 19,995 को प्राप्त करना है, और हमें इस प्राप्त करने के लिए मेरे पास 3 नंबर दिए गए हैं, 9,599, 5,995 और 9,995 कि योग में से क्या घटाना होगा। सबसे पहले इनके योग की बात करो, 9599, 5995, 999 और 5। आप सबको जोड़ के देखिए कितना अमाउंट हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले जोड़ते हैं तो 5 5 10 9 19 होता है, कैरी 1, 9 1 10, 10 9 19, 9 9 28 की 8 हासिल 2 होता है, 5 2 7 हो गया, 7 9 16, 16 9 25 की 5 हासिल 2 होता है, 9 2 11, 5 16, 16 9 कितना होता है 25। तो मेरे पास ऐड होकर के 25,589 हो गया। हमें पाना है इसको, तो मुझे इस 25,589 से घटाना होगा 19,995। 9 से 5 4 होता है, एंड में देखिए 4 किसके है, 3 2 जगहों पे 4 है। 18 से 9 9 होता है, एंड में देखिए 9 4 के पहले किस में है, एक जगह पर है। तो कन्फर्म है कि आंसर यही होगा, लेकिन एक बार पूरा प्रोसेस करके देख लीजिए। यहाँ पर अभी हम लोगों ने किया ये, तो 14 बचेगा, 14 से 9 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 14 से 9 5 हो जाएगा। तो 5 5 9 4 आपको बी ऑप्शन में ही दिख रहा है और यही क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा। देखिए हम लोगों ने सिंपली ऐड किया, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया। हम चाहते तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि हम यहाँ पर जोड़ने के लिए हम लोग जैसे 1000 में पहले जोड़ लेते हैं 9,000, या हम सीधा सीधा कर सकते थे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमें इसको एकदम से स्टेप बाय जैसे करना होता तो मैं ऐसे करता। आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे। मेरे पास था 9,599, फिर था मेरे पास 5,995। मैंने शायद इस तरह के कैलकुलेशंस आपसे डिस्कस भी किए हैं, आपको समझ में आएगा। मतलब इनके जोड़ से घटाना क्या था, 19,995, ये आपको घटाना था 19,995। तो आप एक काम कर सकते थे कि यहीं से सीधा चल सकते थे। जैसे सीधा चलने का मतलब, इसमें देख रहे हैं कि 5 डिजिट है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर सब में 4 डिजिट है, तो आप एक एक जीरो सबके साथ यहाँ सोच सकते थे। जैसे हम ऐसे करते कि मेरे अकाउंट में सबसे पहले 0 आया, 0 आया, 0 आया, फिर 1 चला गया, तभी हम 1 की उधारी में। या हम ऐसे कहते कि आपके पास, जैसे अगर हम यहाँ पर 1000 में ही अगर काउंट करें, तो 1000 में काउंट करें, देखिए 9,000 था, आया अकाउंट में, 5,000 आया, 9 5 14, 14 9 23, 23,000 अकाउंट में आया, और 19,000 चला गया। समझ रहे ना। 23 में से 19 निकाल दे तो आपका कितना बचेगा, 5,000। आप डायरेक्टली भी इस तरह से जा सकते थे। समझ रहे मेरी बातों को। 9,000 आया, 5,000 आया, 9 5 14, 14 9 23 हुआ, 23 में से 19 निकला तो कितना हो जाएगा, 19 आप लोग यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 4,000 होगा, सॉरी, अगर हम लोग इससे इसको घटाते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे मेरे अकाउंट में पैसे बैंक से आ रहे हैं। फिर देखिए मेरे पास 500 आया, फिर 900 आया, 1400 हुआ, 9 5 14, 14 9 23 हुआ, और 23 में फिर देखिए 900 निकल गया। तो आप ऐसे कह सकते थे, देखिए यहाँ पर भी एंड में क्या था, 995 था। तो हम ऐसे भी जा सकते थे, 500, फिर 900, फिर 900, इस 900 900 खत्म कर दीजिए, 9 5 1400 हो गया, तो 1400 यहाँ पर लिख सकते थे। फिर देखिए 90 आया, फिर 90 आया, फिर 90 आया, और एक 90 गया, तो 2 90 ऐड कर दीजिए, 180 हो गया। इसी तरह से और आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, क्या कि 9 आया, 5 आया,
5 आया, एक 5 चला गया तो 9 5 कितना हो गया 14। अब आप जोड़ के देखिए 4 हुआ, 9 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, वही आंसर आपके सामने है। अकाउंट में पैसे आने से, कैलकुलेट करने से संबंधित है। तो पहला नहीं दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, सही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैक्शन का सम है। जैसे अभी तक हम लोग डायरेक्ट नंबर का सम कर रहे थे, फ्रैक्शन का सम है, बहुत आसान है। 3/15 और मुझे 7/12 को ऐड करना है। कभी कभी ये भी कंफ्यूज करते हैं। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम नहीं सेम करें तो नहीं कर पाएंगे। कैसे सेम कर सकते हैं, लेके या ऐसी कोई संख्या जो दोनों ऊपर नीचे ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन सेट किया जाए कि नीचे के मान सेम हो जाए। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, इसको 5 से कर दूं, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। लेकिन इसको 4 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा, 5 से किया तो इसको भी करना होगा। अब ये हो गया 12/60 और ये हो गया 35। 12 और 35 को जोड़िए, 47/60 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 47 47/60 बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो रहा है। हम एलसीएम भी कर सकते थे, आप बहुत कंफ्यूज मत होइए। तो आपको डाउट होता है कि सर कैसे किया इसको, तो 3/15 था, हाँ, और 7/12 था। दोनों का एलसीएम 15 और 12 का 60 आया। 15 से डिवाइड किया 4, गुणे 3 किया 12, 12 से डिवाइड किया 5 7 35, सेम वही चीज़ है, आप सामने देख सकते हैं। 47 करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। तीसरे क्वेश्चन पर आइए, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में दिखते हुए नजर आएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 51 2/3 kg चीनी है, 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी है, से 3/4 अगर सोचे तो 1.25 किलोग्राम, पौना किलोग्राम ना, आधा के ऊपर पौना होता है, कि कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। अगर हम लोग एक एक पाव के 3 भाग, तभी तो 3/4 होगा, 1/4 के 3 मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे 3/4, एक एक पाव मतलब एक पाव समझते हैं ना, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम, 3/4 किलोग्राम के हम पैकेट बनाना चाहते हैं, तो कुल कितने पैकेट्स बनेंगे। तो आपको क्या करना, पूरी चीनी की मात्रा 51 2/3 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3/4 से। तो कैसे, सुनिए, प्रॉपर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। 51 गुणे 3 करिए तो 3 हुआ, 3 × 5 = 15, प्लस 2 करिए, बटा यहाँ पर 3 हुआ, और नीचे 3/4 है। अब आप देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 155/3 कर दीजिए, गुणे ऊपर 4 करें, नीचे 3 है, आप देख पा रहे हैं। अब हम पूर्ण पैकेट बनाना चाहते हैं, देखिए कैसे बनकर सामने आएगा, आपको अभी सब क्लियर होगा। देखो इसमें जब 3/4 से मैं डिवाइड कर रहा था तो कन्फर्म है कि 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, यही सिस्टम होता है। बहुत अच्छा होता है कि 3 3 से कटता, बट कटता नजर नहीं आ रहा है। तो आप देखिए 4 पंचे 20 हुआ, 4 पंचे 20 तो 22, कैरी 2 हुआ, 4 1 के 4 2 6 हुआ, बटा 9 है, तो कटेगा नहीं है 9 से। आप डिवाइड करिए और कुछ चीनी आपकी बच जाएगी खाने के लिए। 9 अठे, देखिए 9 सते 63 होता है, 9 छंग 54 होता है, 6 बार गया, 54 8 0, 9 अठे 72 होता है, 9 अठे 72, 68 होगा और कुछ बचेगा, तो 68 पैकेट तो हम बना सकते हैं, और थोड़ी सी चीनी की मात्रा आपकी बच जाएगी। जो कंप्लीट बार जा रहा है 68 टाइम जा रहा है, लेकिन पूरा नंबर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। आप समझ रहे हैं, जो शेष बच गया उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप डेसिमल में रहिए, सॉरी पूर्णांक में रहिए, और वही इतने नंबर आप पैकेट्स आप यूज करिए, बाकी दे दीजिए चीनी जो बची हुई है। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका 68 होगा, करेक्ट आंसर आप उसको देख सकते हैं। थर्ड हो गया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम जो सीक्वेंस में आगे चलता जा रहा है। 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं का योग जो है 98 है। कितना है, 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए नियमतः अगर हम क्रमागत संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या अगर n है और वो भी सम संख्या, तो 2 2 का अंतर होता है। पहली अगर n है तो दूसरी n+2 है, तीसरी n+3 है, चौथी n+4 है, पांचवी n+5 है, छठी n+6 है। देखो n 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट में होगा n+7। तो ये हो गई 7वीं संख्या। 3 3 3 6 और 1 7। जो बीच में नंबर है ये n पर n कितना हो गई, n+4, क्योंकि 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए। अब इसने कहा कि इन सभी का जोड़ हमें 98 दिया है, तो हमको क्या निकालना है कि तीसरे स्थान पर, मतलब चौथे स्थान पे जो संख्या होगी मिडिल नंबर होगी। क्या होगी, मिडिल नंबर। और उससे एक बिफोर इस संख्या को पता करना है। भाई करने को यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि सबको जोड़कर बराबर 98 कर दें, n का मान निकले, यहाँ पे पुट कर दें, आंसर आ जाए। बड़े टाइम टेकन प्रोसेस है। कभी भी अगर इस तरह के हमें पैटर्न दिए हों, इस तरह का समूह दिया हो जो कि चाहे जिस टाइप का हो,
मतलब असेंडिंग हो बस, मतलब बढ़ते क्रम में हो बस, ये ध्यान देना है। बढ़ते क्रम में हो, असेंडिंग आर्डर में हो, या घटते क्रम में हो, मतलब अरेंज्ड हो बेसिकली। बढ़ते और घटते दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। इस समय अगर ऐसे कलेक्शंस हमारे पास होते हैं तो जो बीच का नंबर होता है वो मिडिल नंबर है। और यह मिडिल नंबर हमेशा कैसे पता होता है पता है? सम डिवाइड बाई 2, सम डिवाइड बाई सॉरी नंबर। दरअसल आपने सुना होगा कि एवरेज, एवरेज मतलब या मीन वैल्यू, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर, यह एवरेज ही है, मध्य वैल्यू ही एवरेज है, मीन वैल्यू है। तो योग को संख्या से डिवाइड कर दे, मीन वैल्यू या मिडिल वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो मिडिल वैल्यू निकालना था तो सम कितना था 98, 98 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 14 आएगा। तो यहाँ पर वह नंबर 14 होना चाहिए, 14 14 हो और सभी के बीच 2 2 का अंतर है तो इसके पहले 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर वह संख्या 12 होती। तीसरे स्थान पर नंबर कौन होता बताएं? 12 होता, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। तो कभी भी अगर आपको क्रमागत संख्याएं दिया हो और ये सबसे पहली चीज देखो बढ़ते घटते क्रम में हो, दूसरे अगर जैसे ऑड है, विषम है तो बहुत अच्छी बात है, ये विषम है भी, तो विषम है तो योग को संख्या से डिवाइड कर दीजिए, बीच का नंबर एग्जैक्टली पता चलेगा। उसने हमसे कहा भी था कि क्रम से तीसरी संख्या, तो क्रम से तीसरी संख्या 20 से सेकंड 20 के पहले वाली संख्या के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। योग को पहली चीज संख्या से भाग किया तो 14 आया, 14 बीच में होगा, उसके पहले क्या था? 12 था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन कितना हो जाएगा? फोर्थ का 12। आगे बढ़िए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 6 और 7 है। सबसे छोटे कोण की माप हमको बतानी है। 5, 6 कितना है बताइए? 7 है। और किसी भी त्रिभुज की बात करें ट्रायंगल की तो उसके सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग मतलब उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। अब आप एक काम करो, जब भी कभी ध्यान दीजिए किसी भी टर्म में कुछ का हमें सम पता हो और उनके पदों का अनुपात पता हो तो उस अनुपात में हम सभी मानों को अनुपात की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप छोटे से लेकर बड़े सभी कोणों को डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सभी अनुपाती पदों को जोड़ना होगा। 5, 6, 11, 7, 18 हो गया। 18 की तुलना आपको 180 से करनी होगी और हमें सबसे छोटा कोण निकाला था, अनुपाती सबसे छोटा मान 5 है तो 5 बराबर क्या होगा? पहले तो 18 दहम में 10 25 50, तो 50 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 50 डिग्री। सबसे छोटा एंगल इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगला देखिए, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर होते हैं। एक करेंसी नोट, ऐसे करेंसी नोट रहा होगा 2000 की 500 की जो भी है, 2-2 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, इस पे फिट किए गए हैं, रखे गए हैं ऐसे। ठीक है, कितने स्क्वायर बोलो? 18 स्क्वायर। किस पर? एक नोट पर। एक नोट को पूरा फिल करने के लिए, रखने के लिए हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 18 वर्ग की आवश्यकता होती है, 18 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे 3 नोटों को, अब इस तरह की एक नोट नहीं बल्कि 3 नोट हैं, 1, 2 और 3, हमें कुल कितने वर्ग या स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी कि हम पूरा पूरा ढक सकें? तो अभी देखो, एक नोट के लिए 18, तो दूसरे के लिए भी 18 और तीसरे के लिए, क्योंकि नोट की जो साइज है सब जगह सेम है, तो 18, 18, 36, 18, 54, मतलब अपने पास कुल अगर 54 स्क्वायर होंगे, 54 स्क्वायर, तो सभी करेंसी नोट्स को हम लोग इजीली ढक सकेंगे। आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। तो छठा प्रश्न आपका डन हो चुका है। 7वें पर आ जाइए। मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब है, घन जिसको कहते हैं। मीनू जी के पास एक क्यूब है ऐसे, जिसकी भुजाएं 1 हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी सब क्या है? 1 है। मीनू ने अपने इन क्यूब्स को अपने एक बक्से में रख दिया, अपने एक बक्से में रख दिया, जो कि बक्सा 30 घन रख सकता है। एक उसके पास बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में मीनू जी ने उठा के अपने सारे इन क्यूब्स को उठा के रख दिया है। ये बक्सा क्या करता है? ऐसे 30 घनों को एग्जैक्टली फिट कर सकता है, अपने साथ रख सकता है। 30 घनों को, छोटे छोटे ऐसे 30 घन जो हैं उनको सब रख सकता है। अब एक महिमा जी हैं, महिमा के पास एक घनाभाकार पासा है। जैसे एक घन था, क्यूब था, और क्यूब का ही वो मेजरमेंट जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं होती है, तो उसको क्यूबाइड कहते हैं, आपको पता है। और बक्सा भी क्यूबाइड की शेप में ही था, तभी वो 30 घनों को फिट करवाया था। अब महिमा जी के पास एक क्यूबाइड था जिसकी लेंथ जी थी 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी थी 1 सेंटीमीटर। महिमा चाहती है कि इस बक्से में जिसमें मीनू ने रखा था अपने सभी क्यूब्स को, उसमें वो रखना चाहती हैं मीनू के बक्से में, तो वह अपने कितने ऐसे पासे को रख सकती हैं? क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है, क्योंकि वह 30 रख सकता है, कितना? 30 रख सकता है, और इनका सभी का जो मेजरमेंट था 1 सेंटीमीटर था। इसका मतलब इसका कंप्लीट जो वॉल्यूम होगा वो 30 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा।
इस 30 सेंटीमीटर क्यूब को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इसका वॉल्यूम कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 गुणे 1 कर दो, मतलब 2 ही होगा। 2 से डिवाइड कर दे तो 15 रख सकती हैं। महिमा अपने उस क्यूबाइडिकल जो उनके पास शेप का स्ट्रक्चर है उसको मीनू के बॉक्स में, जो 30 सेंटीमीटर क्यूब का अब हो गया है डिसाइड करो तो, उसमें वह कुल 15 रख सकती हैं। 15 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। 7वां हो गया। रानी का स्कूल उसके घर से, ये रानी का घर है और रानी का यह स्कूल है। तो रानी का घर से स्कूल की जो दूरी थी वह थी 6 किलोमीटर और 375 मीटर, इतनी दूरी थी। वह 1 किलोमीटर, अब देखो इस डिस्टेंस को उसने कवर कैसे किया, और जाना चाहती स्कूल तो सबसे पहले पैदल गई, और पैदल कितनी दूरी तय करी पता है, 1 किलोमीटर और कितना है आगे 95 मीटर है, इतना तय करी, बाकी बस से किया, ये बोला है ना। अब पूछा गया वो बस से कितनी दूरी तय करती है, इसके लिए टोटल डिस्टेंस से उसने जो पैदल डिस्टेंस कवर करी उसको घटा दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ किलोमीटर और यहाँ पर मीटर। यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 375, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 95 मीटर है। ध्यान देना, ये जो है आपके पास 375 मीटर है। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे पता है, ऐसे लिखेंगे 950, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत लोग लिखेंगे, लेकिन यह 950 नहीं है, ये 95 है। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 95, ऐसे 095, तब सही होगा। अब गलतियां बहुत लोग करेंगे इसमें, ठीक है। 1 किलोमीटर जो 95 मीटर है, तो गलती से लोग 95 लिख के एक जीरो लगाएंगे, जो 950 मीटर माना जाएगा। हमको 95 रखना है तो हमें 2 डिजिट को सेट करना होगा। अब आप इसको घटाइए, घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 375, यहाँ 95 है, तो हम घटा सकते हैं। 5 से 5 जीरो, 17 से 9 8 होता है, और 1 2 बचेगा, 280 हो गया। 6 से 1 5 होता है, तो 5 किलोमीटर 280 मीटर, इतनी दूरी को क्या नाम है, रानी को अपने जो घर से स्कूल की तरफ यात्रा करना स्टार्ट करी हैं उनको बस से तय करना होगा, 5 किलोमीटर 280 मीटर की दूरी को। बाकी तो उन्होंने पैदल चल ही लिया था, ठीक। अब देखिए पेडागोजी का 2 क्वेश्चन आगे इसके बाद मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग। कौन इसमें मैथ की टीचिंग और लर्निंग से रिलेट नहीं करता है। पहला अमूर्तन, अब्स्ट्रैक्शन, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, इस्टीमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इसको कहते हैं। रटकर याद करना, रटांत, हमेशा तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ चीजें आप रट लो, तो ये तो है। ऑप्टिमाइज करना मतलब रिसोर्सेस का फुल यूज करना, जैसे हमारे पास जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है या जितने अवेलेबल होते हैं उन्हीं का यूज करके सोल्यूशन करते हैं। तो यह भी मैथ का पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट करना, चीजों को एक दूसरे के साथ शिफ्ट करके सेट करना, है भी मैथ्स का पार्ट है, बट इन्वेस्टिगेशन मैथ्स का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये मैथ्स का पार्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आप बी लगाइएगा, ठीक है, हम बी लगा के चलेंगे, मेरे हिसाब से करेक्ट है। 10वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पोल्या, एक पोल्या का मॉडल होता है किसके लिए पता है, समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो पोल्या के अकॉर्डिंग, या पोल्या हो कोई भी हो, मैं आपको सब स्पष्ट बता दूं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अपना मॉडल बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, ठीक है। पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, समझें हम प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएं और उस पर हम कार्य करना शुरू कर दें, एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। अब उसके बाद फाइनली हम लोग उसका आउटपुट देखें, चेक करें। यही सिस्टम होना चाहिए किसी के भी कार्य का। जैसे हमें कोई आप टास्क दोगे तो सबसे पहले मैं देखूंगा ही तो, समझूंगा तो ऐसे शुरू कर दूंगा नहीं, फिर मैं उसका एक प्रोसेस सेट करूंगा, मॉडल बनाऊंगा कि कैसे करूं, फिर उसको परफॉर्म करूंगा स्टेप बाय, फिर चेक करूंगा। तो इसमें हमसे कहा निम्नलिखित में पोल्या, यही पोल्या का भी है। पोल्या के समस्या समाधान, मैं इसको एक बार डिटेल से एक वीडियो इसका दे दूंगा आप लोग को, पोल्या का, आप परेशान मत हो, तो प्रॉपर डिटेलिंग बता दूंगा। इसमें कई सारे एग्जाम्पल उनके स्पष्ट कर दूंगा। इससे और है, जैसे मैंने बाकियों का दिया था आपको वैसे इसका भी दे दूंगा। कौन सा पोल्या के समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है, बताइए। समस्या को समझना तो है, कलन विधि को याद करना, मेमोराइजिंग द एल्गोरिथम। देखो, मेमोराइजिंग द एल्गोरिथम, जो स्ट्रक्चर बनाना होता है इसी को कहते हैं एल्गोरिथम को प्लान करना, मतलब स्टेप्स जनरेट करना, तो ये भी हो सकता है। योजना की युक्ति निकालना, डिवाइस प्लान, डिवाइस प्लान मतलब डिसाइड प्लान होना चाहिए,
डिसाइड अ प्लान, बिल्कुल प्लान करना है, पुनः जांचना। लुक बैक का कहीं ऑप्शन नहीं है कि मतलब आप रिटर्न हो जाइए, रिटर्न का सिस्टम नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। बाकी सारे के सारे स्टेप पोल्या के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन आज के थे। होप सो आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने क्लियर किया होगा। तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए और डेली प्रैक्टिस के लिए आप लगे रहें, जुड़े रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बताते रहें। ज़रूर हमें बताएं कि हम कैसे आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि हम उसी प्रकार से अपनी प्लानिंग को आपके साथ सेट करें और आगे भी हम आपको सर्विसेज या इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते रहे जो एग्जाम में आपकी हेल्प आए। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की एक्टिविटी और आगे की प्लानिंग में आपके साथ साझा करूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मैथ्स का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन जरूर किए रहिए। मैं वहाँ पे वीडियो आपको ये सारी भेजता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।